हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने हिस्ट्री ऑप्शनल बैक ईयर आंसर फ्रेमिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें ये हमारा पार्ट 1 है। इसमें हम देखेंगे कि एंशिएंट इंडिया में 2014 में यूपीएससी ने किस प्रकार का प्रश्न पूछा, उसे आपको किस तरीके से लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा इतिहास वैकल्पिक विषय प्राचीन भारत का टॉपिक है। उसमें हम जो 2014 में प्रश्न पूछा गया है उसे कंप्लीट करेंगे। साथ ही आपको ये जानकर खुशी होगी कि हम न केवल इस प्रश्न को कंप्लीट करेंगे, बल्कि इस प्रश्न के संदर्भ में जितने भी अन्य टॉपिक आते हैं उनको भी कवर करने का प्रयास करेंगे। और एक महत्वपूर्ण बात कि आप में से जिन लोगों ने भी हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ ली है या नहीं पढ़ी है, उन्हें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जब हम अपने प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो ना केवल सिर्फ प्रश्न को सॉल्व करेंगे, उसके पीछे की पूरी पृष्ठभूमि को समझने का प्रयत्न करेंगे, ताकि आप में से जिन लोगों ने हिस्ट्री ऑप्शनल नहीं पढ़ा है या जो लोग नहीं पढ़ सकते हैं, वो इस प्रश्नों के माध्यम से ही अपने हिस्ट्री ऑप्शनल को कवर कर लें। साथ ही जो पर्सन जीएस के हैं, कृपया वो इस प्रश्न को इतने अच्छे से ना देखें, क्योंकि इस प्रश्न में काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में हम पढ़ेंगे, जो कि हिस्ट्री ऑप्शनल से संदर्भ रखती है। क्लियर? तो जीएस के लिए हम ऑलरेडी अपनी सीरीज़ लॉन्च कर चुके हैं, तो आप में से जो लोग जीएस के हिस्ट्री प्रश्न देखें वो जीएस में जाकर देखें, इसमें ना देखें, क्योंकि यहाँ पर हम विचारधारा के संदर्भ में काफ़ी डेप्थ में जाएंगे। साथ ही ये जो वीडियो की लेंथ होगी वो भी थोड़ी बड़ी होगी, लगभग 22 मिनट के आसपास। हर एक वीडियो 25 मिनट के अंदर हम कवर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपको इसके बाद कहीं से भी इतिहास वैकल्पिक विषय पढ़ना पड़े या इस टॉपिक से संबंध किसी भी चीज़ की जानकारी आपको लेनी पड़े। क्लियर? तो शुरू करते हैं। अपना जो प्रश्न है पहला, वो है विदेशी लेखकों के विवरणों का उपयोग करते समय इतिहासकारों के लिए किंवदंतियों एवं प्रत्यक्ष अवलोकन पर आधारित तथ्यों में भेद करना अति आवश्यक है। सोधारण स्पष्ट कीजिए। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, 2014 में पूछा गया था। तो सबसे पहले हम इसे इनकोड करेंगे। आपको प्रश्न देखना है, प्रश्न में है कि विदेशी लेखकों के विवरण। तो अब आपके माइंड में ये आना चाहिए कि कौन कौन से विदेशी लेखक थे, वो कब कब आए, किस किस राजा के दरबार में उन्होंने संरक्षण प्राप्त किया। क्लियर? ये फैक्ट है, तो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जब उपयोग करते हैं कौन, इतिहासकार यानी कि जो हिस्टोरियन हैं, जब वो विदेशी लेखों के विवरण को देखते हैं तो वो क्या करते हैं कि जो किंवदंतियाँ हैं, किंवदंतियाँ का मतलब अपने मन से कोई कहानी गढ़ ली गई कि हाँ भारतीय समाज में ये चीज़ होती है। दूसरा, प्रत्यक्ष अवलोकन यानी कि सामने देखकर उस घटना का जिक्र करना। उन दोनों के मध्य तथ्यों को अगर हम बेस बनाएं तो भेद करना जरूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर हम उन किंवदंतियों और प्रत्यक्ष अवलोकन पर भेद नहीं करेंगे तो हमें उस समय की सही जानकारी का पता नहीं चल पाएगा। क्लियर? तो इससे ये सब समझने के लिए इतिहासकारों का मानना है कि हम ये सारी चीज़ें करते हैं। तो अब जब वो करते हैं तो अब आपसे उन्होंने पूछा है कि हम कैसे करते हैं और कौन से विदेशी लेखक हैं, उनका किस प्रकार का वर्णन है, और उस वर्णन में किंवदंतियाँ और प्रत्यक्ष अवलोकन के मध्य क्या भेदभाव है, उसे आप एक उदाहरण सहित स्पष्ट कर दें। क्लियर? अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि क्या सर हम बहुत सारे जो लेखक हैं, चाहे वो अर्थशास्त्र की बात हो, चाहे मेगास्थनीज की इंडिका की बात हो, चाहे हेनसांग का विवरण हो, चाहे फाहियान का वर्णन हो, या फिर अलबरूनी का, या फिर प्लिनी, ये कई सारे जो विचारक हैं, क्या इन सब इतिहासकारों का हम वर्णन करेंगे? तो नहीं। क्यों? क्योंकि आपसे केवल 15 नंबर का प्रश्न पूछा है, अर्थात आपसे 225 वर्ड्स की बात कर रहा है। क्लियर? तो लगभग आपके 50 वर्ड के आसपास विदेशी लेखकों के विवरण पे चले जाएंगे, और बाकी जो आपके वर्ड्स हैं लगभग 175, ये आपके जाएंगे पूरे के पूरे विश्लेषण पे। किसी भी एक और दो को आप पकड़ लीजिए, चाहे मेगास्थनीज के साथ फाहियान को ले लें या मेगास्थनीज के साथ अर्थशास्त्र को, और इस बेस पर आप इनका तुलनात्मक अध्ययन कर दें। क्लियर? तो आपका आंसर एक मानक पैमाने पर
पूर्ण हो जाएगा। समझ गए। अब आप में से कई सारे लोगों को लग रहा होगा कि इसका उत्तर फ्रेम कैसे गढ़ेंगे, वो सारे पॉइंट्स हम कहाँ से कवर करेंगे। तो हम अब उन्हें अध्ययन करेंगे, साथ ही स्टोरी के माध्यम से समझेंगे कि वास्तव में इसका प्रश्न कैसे लिखना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप जब इनकोड करेंगे तो ऐसे देखेंगे कि हाँ विदेशी लेखक की बात कर रहा है और उसमें कौन से विवरण हो सकते हैं उनको हमें बताना है। दूसरा की पॉइंट कि किंवदंतियों व प्रत्यक्ष अवलोकन पर जो तथ्यों में भेद है वो आखिर आवश्यक क्यों है, जिस कारण इतिहासकार इस बात की ओर इंगित कर रहे। साथ ही उदाहरण देंगे किसी भी एक विवरण का, किसी भी एक ग्रंथ का। क्लियर। ताकि हमारी सारी बातें या सारे इनकोडिंग वर्ड कंप्लीट हो जाएं, और जब हम विवरण दे देंगे तो अपनी तरफ से एक निष्कर्ष भी बता देंगे। क्लियर। आपको निष्कर्ष बताना है। देखिए हिस्ट्री में क्या होता है ना कि कोई भी एक निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाता, तो जब कोई नहीं पहुंच पाता तो हम भी अपना एक निष्कर्ष दे देंगे और उसको रिसर्च का विषय बनाकर छोड़ देंगे। क्लियर। तो अब आपने ये सारी चीज़ें देख ली। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर विदेशी लेखक कौन कौन से हैं। तो आप कई सारे लोगों का नाम लिख सकते हो, चाहे आप हेरोडोटस का नाम लिखो, चाहे आप मेगास्थनीज का नाम लिखो, चाहे आप डायमेकस का नाम लिखो, चाहे डायनोसियस का लिखो, चाहे एरियन का लिखो, चाहे प्लूटोर का लिखो, चाहे प्लिनी का लिखो, या फिर अज्ञात लेखक पेरिप्लस ऑफ द एरेथियंस ही का लिख सकते हो। आप हेनसांग का वर्णन कर सकते हो, फाहियान का वर्णन कर सकते हो, इत्सिंग के बारे में बता सकते हो। इन सारी चीज़ों का आप जिक्र कर सकते हो। और ध्यान रहे जब आप ऐसे वर्णन बता रहे हो तो आपसे पूछा क्या है, विदेशी लेखक। आप यहाँ पे भारतीय लेखकों के बारे में या देसी लेखकों के बारे में या पुरातत्व के बारे में इनका किसी का भी उल्लेख नहीं करेंगे। क्योंकि होता क्या है कि कई बार स्टूडेंट जिनको विदेशी लेखक की जानकारी नहीं होती है तो वो क्या कर देते हैं, किसी भी पॉइंट्स को कहीं पर भी फिट कर देंगे। ये आपका हिस्ट्री ऑप्शनल में नहीं चलेगा। जीएस की बात अलग है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब आप हिस्ट्री ऑप्शनल लिखें तो एक स्कॉलर की तरह लिखें, अर्थात आप तथ्य और तर्क के तराजू पर लिखते हुए अपने निष्कर्ष पर पहुँचें। क्लियर। वहाँ पर आप किसी भी पूर्वाग्रह से मोहित ना हो, साथ ही किसी भी इरेलेवेंट तथ्य को मत डालें। क्लियर। तो अब आपने इतने सारे विदेशी लेखकों के नाम जान लिए, तो इनका हम एक एक विवरण देख लेते हैं। हालांकि आप में से किसी को भी इनका विवरण इतना डिस्क्राइब करके नहीं लिखना है, बस आप नाम मात्र का लिख सकते हो। कैसे लिखोगे, हम अंत में इसका एक पूरा प्रारूप बता देंगे। अभी आप बस पॉइंट देखिए। तो जैसा कि पॉइंट है कि विदेशी लेखक हेरोडोटस, जिसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में कई सारी चीज़ें लिखी, खासतौर पर भारत और फारस के मध्य जो संबंध थे वो कैसे थे, उसमें बताया है कि भारत में जो लौह उत्पाद थे वो काफ़ी बेहतरीन स्थिति के थे। साथ ही उसने ये भी बताया है कि फारस के राजाओं के पास जो तलवार होती थी वो भारतीय लौह उत्पाद की होती थी। क्यों? क्योंकि इस तलवार की श्रेष्ठता काफ़ी ज़्यादा थी, अर्थात इसकी जो बनावट थी वो काफ़ी मजबूत थी। अब यहाँ पर मैं आपके साथ एक घटना शेयर करना चाहता हूँ। आप में से जिन लोगों ने भी बाहुबली मूवी देखी होगी तो आपने देखा होगा कि एक राजा आता है दूसरे देश का, शायद वो फारस का ही होता है। वो क्या करता है कि कडप्पा से कहता है कि ये तलवार हमने स्पेशली बनाई है, अतः आप इसको देखें। क्योंकि वो हथियार सप्लाई करता था, तो कडप्पा ने जब उसकी तलवार देखी तो वो उतनी मजबूत नहीं थी। और आप देखना कि कडप्पा की तलवार उस आए हुए की तलवार को तोड़ देती है। समझ गए। अर्थात वहाँ पर आप सोच सकते हो कि राजा मौली साहब ने पक्का हेरोडेटस को पढ़कर ही उस तलवार के बारे में वो सीन डाला होगा। समझ रहे। क्योंकि उस मूवी में काफ़ी सारे हिस्टोरिकल सीन हैं जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के हिसाब से काफ़ी मददगार साबित होंगे। तो आप समझ गए कि मूवी कैसे देखनी चाहिए। फिर है कई सारे अन्य लोग जैसे एरिस्टोबुलस व नियार्कस। ये क्या थे, ये सिकंदर के हमले की जानकारी देते हैं। बेसिकली ये सिकंदर के सेनापति थे, ये सब आए थे उसी समय। तो लोग बताते हैं कि कैसे मगध पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर हमले की तैयारी करता है। साथ ही आप देखोगे जब सिकंदर वापस चला जाता है तो अपने कई सारे राजदूतों को या अपने कई सारे सैनिकों को वहीं पर अलग अलग प्रांत दे देता है। किसी को अराकेसिया देता है तो किसी को जेड्रेसिया देता है, सबको अलग अलग प्रांत दे देता है। उसी में वो एक व्यक्ति अपने जो प्रमुख सेनापति, क्या नाम था उसका, सेल्यूकस को
वहाँ पर एक क्षेत्र दे देता है। लेकिन सेल्यूकस 304 इस BC में किस पर आक्रमण करता है? चंद्रगुप्त मौर्य पर। चंद्रगुप्त मौर्य पर जब आक्रमण करता है तो उसी समय उस घटना के दौरान वो हार जाता है और हार के उसमें एवज में अपनी बेटी का विवाह करता है चंद्रगुप्त मौर्य से। साथ ही अपना एक राजदूत या आप कह सकते हो अपना एक दूत मेगास्थनीज को उसके दरबार में भेज देता है, ठीक है। और मेगास्थनीज उसी के दरबार का पूरा एक वर्णन अपनी पुस्तिका इंडिका में करता है, जिसका इस समय वर्तमान में आप कह सकते हो मूल पुस्तक नहीं है। इसकी कई सारे पेजेस को बेस बनाया जस्टिन ने, प्लूटार्क ने और एरियन ने। क्लियर, उन्होंने पुस्तकें लिखी। तो ये आपने समझ गए स्टोरी कैसे सेल्यूकस निकेटर ने ये सारी चीज़ें की, ठीक। फिर आप देखोगे कि उसी समय सेल्यूकस निकेटर के बाद या आप कह सकते हो मेगास्थनीज के बाद कई अन्य सारे राजदूत आते हैं, चाहे वो डायमेकस हो चाहे डायनोसियस हो, ये सब आएंगे और ये अपने अपने वृतांत देते हैं। क्लियर। प्लिनी को आप देखोगे वो अपनी पुस्तक नेचुरल हिस्टोरिका में काफ़ी बड़ी बड़ी बातें करता है, बताता है कि किस प्रकार इंडिया का जो ट्रेड है वो रोम के घर घर में निवास कर गया। वो बोलता है कि भारतीय जो कपड़े हैं वो रोम के हर एक घर में पर्दों के रूप में इस्तेमाल हो रहे हैं। वो ये भी कहता है कि भारत एक ऐसा समुद्र है जहाँ पर विश्व के से आई हुई अलग अलग जगह से मुद्रा या स्वर्ण मुद्राएं वहाँ समा जाती हैं और हमारा जो रोम है वो इस स्थिति से कमज़ोर हो जा रहा है। और साथ ही अपने रोम वासियों को काफ़ी उलाहनाएं देता है। उलाहनाएं का मतलब उनकी क्रिटिसाइज करता है कि आप लोग इंडिया के इन कपड़ों का, इन पदार्थों का, इन उत्पादों का उपयोग क्यों करते हो। जैसे कि आज हम लोग उलाहना देते हैं ना कि हमें वेस्टर्न सोसाइटी के ज़्यादा और ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें अपने लोकल से वोकल को प्रमोट करना चाहिए। बिल्कुल वही स्थिति थी उस समय प्लिनी की। क्लियर। फिर आप देखोगे एक वृत्तांत है पेरिप्लस ऑफ द एरेथियन सी। हालांकि इसके लेखक का नाम नहीं पता, इसलिए ये व्यापार वाणिज्य की सिर्फ जानकारी देती है। मेरा उद्देश्य ये है कि हम ये सारी चीज़ें बता दे रहे हैं ताकि आपको ये फील हो कि हाँ, हम जब विदेशी लेखकों के बारे में पढ़ते हैं या विदेशी वृत्तांत के बारे में पढ़ते हैं तो इतना ही हमें पूरी एंशिएंट इंडिया में पढ़ना है। क्लियर। तो जब हम अपने टॉपिक वाइज बातें करेंगे कि फाहियान के वृत्तांत की बात बताइए, प्लिनी की बात बताइए इंडिपेंडेंट रूप से प्रश्नों को, तो वहाँ पे हम और अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। क्लियर। फिर आप देखिए गुप्त काल में फाहियान आता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में, अपनी पुस्तक फोक्यूकी में काफ़ी सारी जानकारी देता है, बताता है कि वहाँ का जो समाज था, वहाँ पे चांडाल की स्थिति कैसी थी, समाज में किस प्रकार व्यवस्था थी, अशोक का महल कितना सुंदर था, साथ ही मध्य देश जो था उस समय यानी कि मगध टाइम पीरियड का जो उत्तर भारत था वो कितना समृद्ध था, यहाँ पे अन्न की उपज कितनी ज़्यादा होती थी, यहाँ अकाल नहीं पड़ते थे, ऐसी जानकारी वो देता है। फिर उसी के बाद आप देखोगे हेनसांग आता है हर्ष के दरबार में। इसने अपनी पुस्तक लिखी सीयू की, जो कि हर्ष के दरबार में ही रहकर इसने लिखी थी, तो ये प्रशंसात्मक शैली में लिखी गई। आप उसके बाद देखोगे कई सारे अन्य विदेशी यात्री आते हैं, चाहे इत्सिंग हो, चाहे मावलिन हो, चाहे चाओजू कुआ हो, और कई सारे अंत में आप देखोगे एंशिएंट इंडिया और पूर्व मध्यकाल के टाइम पीरियड पर अरबी लेखक भी आते हैं, जैसे अलबरूनी हो, अल मसूदी हो या सुलेमान हो। अलबरूनी ने अपनी पुस्तक तहकीक हिंद में काफ़ी सारी समाज की जानकारी दी है। क्लियर। तो अब आप समझ गए कि टोटल जब भी आपसे विदेशी वृत्तांत पूछा जाए तो आपको केवल इतने ही पॉइंट दिमाग में क्लिक करने चाहिए। क्लियर। अब आपने जब इतने पॉइंट देख लिए तो अब आप किसी को भी एक को उठा लें, चाहे मेगास्थनीज को ले लें, चाहे आप चाहे मेगास्थनीज को ले लें, चाहे फोक्यू को ले लें, चाहे हर्ष को ले लें, क्योंकि इन्हीं में से तीन में से किसी एक विदेशी का वर्णन हमें कर देना है और उसकी किंवदंतियाँ और प्रत्यक्ष अवलोकन के मध्य मतभेद उत्पन्न करके बता देने हैं। क्लियर। आपका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। तो आप देखिए कि मेगास्थनीज ने जो पुस्तक लिखी है इंडिका, उसमें वर्णन किसका करता है, पाटलिपुत्र का, कि मैंने पाटलिपुत्र को आंखों देखा हाल देखा है, और जबकि रहता कहाँ था, वो कंधार में। सोच सकते हो कि कितनी किंवदंतियों का जिक्र किया होगा। आप देखना कि मेगास्थनीज कहता है कि भारत के जो लोग हैं वो 10-10 फुट लंबे हैं, भारत के लोगों के पास कई प्रकार के हाथ होते हैं, उनके कई सर होते हैं, वो हाथी से भी ज़्यादा लंबे चौड़े दिखते हैं। अर्थात वो किसी
नुक्कड़ नाटक की घटना को देख लिया होगा, तो उसने उसी आधार पर इस घटना का जिक्र कर दिया। साथ ही वो क्या कहता है कि भारत में दास प्रथा नहीं थी, जबकि आप देखोगे कि जब चाणक्य की अर्थशास्त्र पढ़ते हो तो उसमें दासों का उल्लेख आता है। साथ ही जो समाज का वर्गीकरण है उसमें भी दास का जिक्र वो करते हैं। अर्थात मेगस्थनीज को ये लगता था कि जैसे हमारे वेस्टर्न में, यूरोप में दास प्रथा विद्यमान है, वैसी दास प्रथा इंडिया में नहीं है। क्लियर? वो जब भी देखेगा तो उसी चश्मे से तो देखेगा कि हाँ ऐसे दास होने चाहिए। साथ ही अकाल का वो सरलीकरण करता है। वो कहता है कि मगध राज्य में कभी अकाल पड़ा ही नहीं। और जबकि आप देखोगे कि चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य हो, अगर अकाल ना होता तो झील क्यों बनवाता, अन्न कोठार क्यों बनवाता। आप देखोगे 100 गौरा और महास्थाना अभिलेख से हमें अन्नागारों का जानकारी मिलती है। तो ये क्या दर्शाते हैं, अकाल के लिए ही तो दर्शाए गए कि फूड रिजर्वर्स बनाए गए थे। समझ गए? फिर आप देखिए, कहता है कि जो लोग व्यापार का टैक्स नहीं पे करते थे उन्हें राजा मृत्युदंड दे देता था। जबकि आप देखोगे कि चाणक्य की जो अर्थशास्त्र है उसमें इस प्रकार का उल्लेख नहीं है। वो बोलता है कि मृत्युदंड परिस्थितियों के अनुरूप दिया जाता था, मतलब ऐसा नहीं कि सबको मृत्युदंड दिया ही जाए। क्लियर? लिपि ज्ञान को नहीं बताया। वो बोलता है कि भारतीय ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, जबकि उसी के समय चाणक्य अर्थशास्त्र अपनी लिख रहा था, बताया ये जाता है। तो आप समझ सकते हो, अर्थशास्त्र के साथ मिलकर पढ़ें। कहने का मतलब जब भी हम मेगस्थनीज की पुस्तक का अध्ययन करते हैं, हाँ ये बात ठीक है, सोर्स के रूप में उपयोगी है। कई ऐसी बातें हैं जो चाणक्य की अर्थशास्त्र में अतिरंजित प्रतीत होती हैं, उसे ये कंट्रोल कर देती हैं। लेकिन इसमें भी अतिरंजना है, तो इसलिए इसकी अतिरंजना को हम निकाल दें और चाणक्य की अतिरंजना को निकाल दें। जो उन दोनों का सार बचे उसके आधार पर अगर हम मौर्य साम्राज्य का अध्ययन करते हैं तो हमें एक स्पष्ट जानकारी मिल जाती है। आप ऐसे निष्कर्ष लिखकर अपना इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा, आप चाहो तो आप फाहियान के वृत्तांत को ले लो कि वो हमेशा प्रत्येक वस्तु को बौद्ध दृष्टि से देखता था। वो यही सोचता था कि जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है वो काफ़ी उदार है और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा। उसने ब्राह्मण धर्म का जिक्र तक नहीं किया, और जबकि पता है कि उस समय ब्राह्मण धर्म की जो धारा है वो काफ़ी प्रबल हो रही थी। साथ ही समाज व अर्थव्यवस्था की सूक्ष्म प्रवृत्तियों को नहीं पकड़ पाया। वो ये नहीं बता पाया कि समाज का जो ताना बाना है, समाज के जो वर्ग हैं, जो इकोनॉमी की सिचुएशन है, उसको राजा किस प्रकार टैकल करता है। क्लियर? फिर आप देखोगे कि हिंसांग का वर्णन। हिंसांग ये हर्ष के संरक्षण में रहा। तो जब कोई व्यक्ति संरक्षण में रहेगा तो आप सोचो कि क्या वो उसकी आलोचना कर सकता है? नहीं करेगा। वो हमेशा उसी की प्रशंसात्मक शैली में ही लेख लिखेगा। क्लियर? तो ये इसका जो वृत्तांत है वो ऐसा दिखता है। साथ ही खुद 2 बार लूटा गया और फिर भी बोलता है कि कानून व्यवस्था काफ़ी अच्छी थी। समझ रहे हो? मतलब खुद डाकुओं और लुटेरों से शिकार हुआ और बोलता है कि हर्ष की जो शासन व्यवस्था थी वो उस समय के पंच भारत में सर्वश्रेष्ठ थी। समझ रहे? फिर आप देखिए, बोलता है कि राज्यों की भौगोलिक स्थिति के बारे में कहता है कि हर्ष का जो साम्राज्य है वो पंच भारत तक जीतता जा चुका है। लेकिन वो ये नहीं बताता कि जो भौगोलिक स्थिति है, यानी कि जो टेरिटरी है, उसके आसपास के राज्य कौन है। कहने का मतलब उससे इस चीज़ का ज्ञान नहीं। साथ ही पंच भारत जीतने की बात हर्ष की करता है, लेकिन ये नहीं बताता कि कैसे जीता। सैन्य अभियानों की जानकारी देगा लेकिन डेट नहीं बताएगा कि हाँ इस डेट में जीता था। साथ ही ये कहता है कि हर्ष की जो सेना थी उसमें लगभग 60,000 से ज़्यादा हाथी थे, और जबकि आप देखोगे कि उस समय हर्ष की सेना में 60,000 हाथी नहीं थे। साथ ही कहता है शशांक की आलोचना करता है और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशंसा करता है। ये इसकी एक अच्छी खूबी है कि ये शशांक की आलोचना करता है। शशांक उस समय का राजा होता था, आप कह सकते हो ये शायद खारवेल के वंशज के टाइप वहाँ पे राजा हुआ करता था, उड़ीसा का शायद। और ये पुलकेशिन द्वितीय जो आपको पता है कि जिसकी हर्षवर्धन के साथ टसल हुई थी, तो उसकी आप प्रशंसा करता है दिखाई पड़ता है। तो इसलिए कहा जा सकता है कि हाँ इसके वृत्तांत को भी हमें सही से पढ़ना चाहिए। क्लियर? जब आपने इतनी सारी चीज़ें देख ली तब आप क्या करें, एक निष्कर्ष दे दें कि भारतीय दृष्टि का अभाव था इन सब के अंदर, और भारतीय दृष्टि के अभाव होने के कारण
हमें कई सारे भारतीय सब विषयों को इनके साथ में जोड़कर अध्ययन करना चाहिए, जिससे हमें काफ़ी सारी विषयों की सहज जानकारी प्राप्त हो सकती है। क्लियर? तो आप इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर गढ़ सकते हैं। अब आप में से सोच रहे होंगे कि इसको हम एक पैरा में या 225 शब्दों में कैसे लिखेंगे। तो अब मैं इसका पूरा एक आपको विस्तृत वर्णन बता देता हूँ। आप क्या करें, सबसे पहले प्रश्न जो है वो क्या है, विदेशी लेखकों के विवरण का उपयोग करते समय आप बता दो कि भारत में इतिहास की जानकारी के लिए न केवल भारतीय स्रोतों बल्कि वैदेशिक लेखकों की स्रोतों की भी महत्ता है, जिसके अंतर्गत कई सारे वैदेशिक लेखक चाहे हेरोडोटस, मेगास्थनीज, एरियन, प्लूटार्क, प्लिनी आदि के वर्णन को हम ले सकते हैं। इन लेखकों ने न केवल उस समय के समाज, राजनीति, अर्थशास्त्र इन सब की जानकारी दी, बल्कि भारतीय स्रोतों के साथ साथ एक समायोजन प्रस्तुत कर इतिहास की उस समय की जानकारी में सहायक की भूमिका निर्वहन की। हालांकि कई सारे ऐसे स्रोत हैं जिनमें किंवदंतियां व प्रत्यक्ष अवलोकन का भेदभाव नजर आता है, जिसमें से मेगास्थनीज की इंडिका प्रमुख है। अब आप बताओगे अगले पैरा से कि मेगास्थनीज की इंडिका उस समय के मगध साम्राज्य की जानकारी तो देती है, किंतु इसमें अतिरंजना है। जैसे हम देखते हैं कि मेगास्थनीज रहता कंधार में था, लेकिन उसने जानकारी पाटलिपुत्र की दी। उसने दास प्रथा का वर्णन नहीं किया, जबकि चाणक्य की अर्थशास्त्र में दास प्रथा का वर्णन मिलता है। हम देखते हैं कि उसने उस समय के समाज का वर्गीकरण उतने अच्छे से नहीं कर पाया, जबकि चाणक्य के अर्थशास्त्र में सामाजिक वर्णन काफ़ी विस्तृत दिखाया गया। वैसे ही अब अगले पैरा से लिखोगे कि वैसे ही हम फाहियान का जब यात्रा वृत्तांत देखते हैं तो वो हर चीज़ को बौद्ध धर्म की दृष्टि से देखने का प्रयास करता है। साथ ही हर्ष के टाइम पीरियड तक आते आते हिनसोंग ने भी इसी तरीके की प्रवृत्ति को अपनाया। उसने हर्ष के बारे में अतिरंजना जाहिर की, चाहे वो सैन्य अभियानों की बात हो, चाहे उसके पंच भारत जीतने की बात हो। साथ ही खुद लुटेरों से लूटा गया, जबकि बोलता है कि हर्ष का शासन काफ़ी कानून व्यवस्था अच्छी थी। अतः उपयुक्त बातों, उपयुक्त विवरणों को ध्यान में रखकर ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इन विवरणों का उपयोग हम सहायक के तौर पर कर सकते हैं। साथ ही इनका उपयोग करते समय हमें न केवल इन वृत्तांतों का उपयोग करना चाहिए, बल्कि कई सारे पुरातात्विक साक्ष्य व भारतीय स्रोतों के साथ समायोजन कर इतिहास लेखन की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना चाहिए। आप ऐसे इसका उत्तर गढ़ सकते हो। मैंने पूरा बता दिया, ऐसे ही बताया बिना देखे। ठीक है, उम्मीद है आपको प्रश्न काफ़ी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट नए प्रश्न के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।